ओके, गुड इवनिंग टीम। तो जो आज से एक नया सेशन का सीरीज चल रहा है, तो एजोर क्लाउड के ऊपर है। बट एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एजोर क्लाउड को हम कैसे देखना है, कैसे उसमें काम करना है, ये बहुत मायने रखता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपकी कंपनी अगर आपको बोलती है कि हमें एजोर में जाना है, आप सीनियर डेवलपर है, और तो आप क्या करोगे? तो जनरली लोग क्या करते हैं कि एजोर में मतलब सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि मैं एक सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। तो जैसे आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप एजोर के पोर्टल में लॉगिन हो गए। यूआरएल क्या है? portal.azure.com, राइट। और जब हम एजोर में लॉगिन हो गए, हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर हमें ऐसा लगता है, मतलब डेवलपर जनरली क्या सोचते हैं कि आप कोई रिसोर्स क्रिएट करो। जैसे आपको वीएम क्रिएट करना है या आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है ऐप सर्विस में, आप डायरेक्ट क्रिएट कर देते हो। क्रिएट करते समय वो कंपलसरी रिसोर्स ग्रुप पूछता है, आप रिसोर्स ग्रुप देते हो और देन उसके बाद आप कब काम करना स्टार्ट करते हो। बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी क्लाउड हो, चाहे एजोर हो, एडब्ल्यूएस हो, या फिर आपका जीसीपी हो, गूगल क्लाउड हो, तो आपको आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपका जो आर्किटेक्ट अगर एंटरप्राइज आर्किटेक्ट है या सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, तो वो थिंकिंग कैसे करेगा? वो एजोर क्लाउड के पहले पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा, पूरा डिफाइन करेगा कि आपके टेनेंट कितने होंगे, सब्सक्रिप्शन कितने होंगे, किस कंट्री में कौन कौन से रीजन आपको लेना है, आपका कंप्लायंस और जीडीपीआर पॉलिसी क्या है, आपका एप्लीकेशन किस डोमेन में है, हेल्थ केयर डोमेन में है, इंश्योरेंस डोमेन में है, या रिटेल डोमेन में है। फिर अगर मान लो कि कोई रीजन या कंट्री आप अगर मान लो सेलेक्ट कर रहे हो कि वहाँ के यूजर के लिए आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ की पॉलिसीज क्या है, कंप्लायंस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो पूरा डिजाइनिंग करता है, आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, रूल्स बनाता है। तो ये हर चीज को डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद जब पूरा डिफाइन हो जाता है, तब उसके बाद उसको क्रिएट करने का काम करते हैं। डायरेक्ट एजूर में जाके डायरेक्ट काम नहीं किया जाता है। जब भी हम एंटरप्राइज ग्रेड की बात कर रहे हैं या फिर एक एमएनसी कंपनी का जो एप्लीकेशन बनता है, जो वर्ल्ड वाइड होता है, या बड़े एप्लीकेशन जिसका नाम आप जानते हो, फेसबुक है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या फिर ऐसे और भी बहुत eBay.com है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो ग्लोबल लेवल पे चलते हैं, बहुत सारे कंट्री के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये सोचो कि सारे एप्लीकेशन अभी मूव तो हो रहे किधर? क्लाउड की तरफ मूव हो रहे। क्लाउड की तरफ मूव होने के बहुत सारे रीजन है जो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ। बट लेकिन आर्किटेक्ट उसको डिफाइन करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिफाइन करना पड़ता है, परफॉर्मेंस रखना पड़ता है। परफॉर्मेंस का फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी कि आज अगर मान लो 100 कस्टमर है या 1000 कस्टमर है, कल अगर 1 लाख कस्टमर आ गए, 1 करोड़ कस्टमर आ गए, तो हमारा एप्लीकेशन कैसे रिएक्ट करेगा? तो हर चीजों को पहले से डिफाइन कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। देन उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, रिसोर्स वगैरह क्रिएट करने सब काम करते हैं। तो ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मैं भी कई साल से इन चीजों को ढूंढ रहा था। क्योंकि मैंने जब लर्निंग किया था एजोर, तो मेरी भी लर्निंग एक डेवलपर जैसी थी। मैं भी रिसोर्स वगैरह क्रिएट करता था, पाइपलाइन क्रिएट करता था, और जितना समझ में आता था, जितना प्रैक्टिकल करता था, और मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ आ गया, जो जरूरत की चीजें मैं क्रिएट कर लेता हूँ, मेरा काम हो जा रहा है। लेकिन आज की डेट में जब मैं सेशन क्रिएट करके ले रहा हूँ, तब मुझे मालूम चल रहा है कि एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्लाउड क्रिएट करने से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे वो पूरा वेल डिफाइन करता है पूरा एंड टू एंड आर्किटेक्चर को। देन उसके बाद रिसोर्स वगैरह क्रिएट करना, सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना, बहुत सारी चीजें फिर बाद में होती है, राइट। तो यहाँ पर हम एक के बाद एक पढ़ेंगे, और ये एजोर का सेशन अब चालू हो चुका है। तो डेली हमारा एजोर का क्लास रहेगा, और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के व्यू से मैं ये क्लास को बना रहा हूँ, ना कि ये किसी डेवलपर की। तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर आप लोग डेवलपर है, तो आप डेवलपर की थिंकिंग को कम करना चालू करो, क्योंकि उसका रीजन है कि मार्केट में एआई टूल आ चुका है। तो जो डेवलपमेंट में आप जो कोडिंग करते थे, चाहे आप सी शार्प की कोडिंग लिखते थे, स्टोर प्रोसीजर लिखते थे सिक्वल सर्वर में, या आप जो भी काम करते हो ना, आप पाइपलाइन भी अगर मान लो कोडिंग करते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लिखते हो, पावर शेल की स्क्रिप्टिंग लिखते हो, तो ये सारा चीज अब जो है एआई टूल से जनरेट हो जाता है। तो फिर आप सोचोगे कि फिर आपकी वैल्यू क्या रहेगी? तो डेफिनेटली आपको अब ऊपर सोचना पड़ेगा। तो अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस के डेवलपर हो, आप 6 साल के एक्सपीरियंस वाले डेवलपर हो, या आप 10 से 15 ईयर के अगर एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, डेफिनेटली आप मूव करो, आप आर्किटेक्ट की तरफ। आप मूव करो पूरा डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की तरफ, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। आपकी वैल्यूज बहुत अच्छी मार्केट में बन जाएगी, राइट। तो ये हमारा पहला सेशन है। तो सबसे पहले सेशन में ही हम यहाँ पर आ रहे हैं
मॉडर्न एंटरप्राइज मूव टू क्लाउड। तो जितने भी मॉडर्न एंटरप्राइज होते हैं, ये सब जो है क्लाउड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैसे कि मॉडर्न एंटरप्राइज, जैसे हेल्थ केयर बताया मैंने, रिटेल बताया, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे जितने भी आपके एंटरप्राइजेस रहते हैं, वो उन सारे एप्लीकेशन को मूव किया जाता है क्लाउड की तरफ, क्योंकि क्लाउड में बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो अभी आज की डेट में जमाना जो है क्लाउड्स का हो गया, ठीक है। ऑन प्रीमाइज सर्वर वगैरह किसी के पास पुराना है तो वो चला रहे हैं, लेकिन नया अब कोई नहीं बनाएगा। एक नया कंपनी भी अगर क्रिएट हो रही है और वो अगर एंटरप्राइज ग्रेड का सॉफ्टवेयर बना रही है, डेफिनेटली वो क्लाउड पे ही मूव करती है। तो ऑन प्रीमाइज सर्वर अब यूज नहीं होता, राइट। तो क्लाउड में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, फास्टर इनोवेशन। तो आपका जो इनोवेशन है, कुछ भी आपको नया कुछ डेवलपमेंट करना है, ये सब बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि आपको रिसोर्स जो है मिनटों में तैयार हो जाते हैं। आपको वीएम बनाना है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में आपका वर्चुअल मशीन का सर्वर रेडी हो जाएगा। आपको डाटाबेस में काम करना है, आप मैनेज द सिक्वल सर्वर ले लो, वो भी कुछ सेकंड में ही आपको रेडी हो जाता है। आप सीधा डाटाबेस बना के काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आपकी स्पीड क्या हो गई? बहुत फास्ट हो गई। रैपिड डिप्लॉयमेंट। रैपिड डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका डिप्लॉयमेंट बहुत ही ऑटोमेटेड तरीके से और क्विकली हो रहा है। तो आप कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो इससे आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ह्यूमन एरर उसमें जीरो हो जाता है। ग्लोबल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम आज एक एप्लीकेशन बना रहे, उसमें यूजर कम है, बट फ्यूचर में जब यूजर 100 गुना ज्यादा बढ़ जाते या 1000 गुना बढ़ जाते, तो भी आपका एप्लीकेशन सेम परफॉर्मेंस देगा। वो स्केलिंग्स कर देगा। तो आपकी ट्रैफिक जो रहती है उसको बहुत अच्छी तरह से राउटिंग कर देगा। आपके जो सर्वर है वो मल्टीपल सर्वर में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ सेकंड्स के अंदर, और आपके ट्रैफिक को हैंडल कर लेंगे। बेटर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत सारे प्रोवाइड्स करता है, बहुत सारी इनबिल्ट सिक्योरिटी इसके अंदर रहती है। और अगर एक्स्ट्रा हमको अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी सिक्योरिटी यूज करना है, तो वो भी प्रोविजन यहाँ पर अवेलेबल है। कॉस्ट एफिशिएंसी। तो इसमें कॉस्ट बहुत कम होता है। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि ऑन प्रीमाइज सर्वर में आपके कॉस्ट ज़्यादा पड़ते हैं, आपको कूलिंग सिस्टम बनानी पड़ती है, हाई स्पीड इंटरनेट रखना पड़ता है, 24/7 आपको सर्वर को अप रखना पड़ता है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको इंजीनियर्स की टीम लगती है, जिसको इंफ्रा टीम बोलते हैं, जो उसको हैंडल करती है। तो ये सब बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन क्लाउड में एकदम ईजी होता है। 5 मिनट में, 10 मिनट में आप क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेके आप काम स्टार्ट भी कर सकते हो। बिजनेस एजिलिटी है। तो बिजनेस में बहुत तेजी से चेंजेस कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। आप रिसोर्स को भी चेंज कर सकते हैं, सर्वर में मॉडिफिकेशन बहुत कम समय में कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है। तो चेंजेस जो है आपका अडॉप्ट बहुत क्विकली होता है। तो ये सब चीज जो बताया मैं, ये सब फीचर्स है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि आज की डेट में जो भी एंटरप्राइज ग्रेड के एप्लीकेशन जो डेवलप हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्लाउड पे मूव हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन है विदाउट आर्किटेक्ट। अगर मान लो कि आप बिना आर्किटेक्चर के डायरेक्ट क्लाउड पे अगर मूव होने का ट्राई करते हैं, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? जैसे रिसोर्स स्प्रॉल। रिसोर्स स्प्रॉल का मतलब ये कि आप जो रिसोर्स बनाते हो, सर्विस बनाते हो, जैसे कि आपकी टीम आई और उसने कुछ वीएम बना दी, कुछ काम किए, फिर दूसरी टीम आ गई, कुछ रिसोर्स जो है कुछ डेवलपर जो है कंपनी छोड़ के चले गए, नए आ गए। इस प्रकार से चल रहा है, और काफी देर बाद जब 6 महीना हो जाता है, पता चल रहा है कि बहुत सारे वीएम क्रिएट हो गए, बहुत सारी सर्विस क्रिएट हो गई। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वीएम किसने बनाया था, क्यों बनाया था? बोलेंगे हमको पता नहीं, हम तो आए थे पहले से बना हुआ था। अब वो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सर्विस क्यों बनाई गई, उसका क्या रीजन है। और ये सब आपका बहुत सारा इश्यूज हो जाएगा। आपका बिलिंग वगैरह जो रहेगा ना, वो भी समझ में नहीं आएगा कि बिल क्यों आ रहा है, और बिल अचानक ज्यादा भी आएगा। देखो, हाई क्लाउड बिल। तो आप जब देखोगे अचानक, आप अमेजिंग नहीं करोगे, अचानक ही बिल आता है, कितना आ गया? 3 लाख का आ गया। आप सोचते हो अरे 3 लाख कैसे आ गया, आप फिर जाके आरएनडी करने लगते हो कि 3 लाख क्यों आया, कि कौन से रिसोर्स का सबसे ज्यादा बिल बना। लेकिन अगर आर्किटेक्चर अगर पहले से डिफाइन है, आपके बिल भी लगभग डिसाइड रहता है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन अचानक ऐसा सरप्राइज नहीं आएगा कि आपने सोचा नहीं और इतना बड़ा बिल आपके सामने आ जाए। सिक्योरिटी रिस्क रहती है। आप बिना आर्किटेक्चर के अगर क्लाउड डायरेक्ट आप क्रिएट करके काम करना चालू कर दिए, तो आपकी सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत सारे फैक्टर्स है। जीरो ट्रस्ट ट्रस्ट नेटवर्क कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों को प्राइवेट रखनी है, किन चीज़ों को पब्लिक करना है, पब्लिक करने का एक्चुअल तरीका क्या है, कैसे एपीआई को एक्सपोज करना है, ये सारी चीज़ें जो रहेगी आर्किटेक्चर लेवल पे डिफाइन होती है। तो ये बहुत जरूरी है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रूल्स। जैसे मान लो कि आपका इंश्योरेंस डोमेन है,
इंश्योरेंस डोमेन का कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस के एप्लीकेशन आपने देखे ना, बजाज का खुद का इंश्योरेंस एप्लीकेशन है, न्यू लॉन्ग का है, ऐसे बहुत सारे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का अपना एक एप्लीकेशन है। बट ये जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, इसको क्लाउड में डिप्लॉय किए जाते हैं, तो कंप्लायंस फॉलो किए जाते हैं। किसकी करते हैं? आईआरडीए की, क्योंकि आईआरडीए के अंदर सारे इंश्योरेंस आते हैं। जैसे सारे बैंक जो है किसके अंदर आते हैं आपका, तो जैसे कि आईआरडीए जो है ना, ये रेगुलेशन देता है, ये सारे पूरे आपको ये फैसिलिटी देता है बैंक का। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रहता है वो क्या करता है, रेगुलेशन देता है, रूल्स देता है। तो आप जब एप्लीकेशन डेवलप करें तो आपको रूल्स फॉलो करना है, अदरवाइज वो डायरेक्ट बैन कर देगा, आपकी कंपनी को ही बंद कर देगा सीधा। तो आपको ये कंप्लायंस फॉलो करना रहता है। तो ये कंप्लायंस कौन करवाता है? ये एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो रहता है उसका काम रहता है। वो ये चेक करता है कि सारे कंप्लायंस फॉलो हो रहे कि नहीं, मैं रूल्स वैसे पूरे फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। ऑपरेशन कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऑपरेशनल कंफ्यूजन का मतलब है कि काम करते समय हमें जब फिक्स ही नहीं है रिसोर्स के बारे में, कहीं पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सी चीज किस लिए बनी हुई है, कहाँ पर क्या करना है, कब करना है, तो ये सारा चीज आपका दिक्कत आएगा। तो आर्किटेक्चर जो है ना बहुत जरूरी है। विदाउट आर्किटेक्चर जो है आप क्लाउड में काम नहीं कर सकते हो। अगर एक सब छोटी सी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां पर 5 या 6 डेवलपर काम कर रहे हैं और उन्होंने खुद से एक सब्सक्रिप्शन लेकर के डिप्लॉय करके चला दिया एप्लीकेशन, तो कंपनी बोल रही है हाँ मेरा एप्लीकेशन लाइव हो गया, चल रहा है, वो कस्टमर को भी बोलना चालू कर देते हैं कि आप लोग आके साइन अप करो और यूज करो। बट ऐसा होता नहीं है ना, एंटरप्राइज ग्रेड पे अगर आप काम कर रहे हो तो विदाउट आर्किटेक्चर आप रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते, क्लाउड क्रिएट नहीं कर सकते। क्लाउड के अंदर आपको वो सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है जो बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर हम एक देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो कि कंपनी क्रिएट्स 200+ क्लाउड रिसोर्स। क्लाउड रिसोर्स मतलब क्या हो गया, क्लाउड की सर्विसेज। सर्विसेज जैसे बताया था ना, एपीआईएम एक सर्विस है, वीएम एक सर्विस है, ऐप सर्विस एक सर्विस है, एजोर कंटेनर ऐप। तो लास्ट सेशन मैंने बहुत सारी सर्विसेज बताई थी। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती है, और कई सर्विसेज रिपीटेबल होती है। जैसे वीएम है, तो हो सकता है कि आप 40 वीएम, 30 वीएम क्रिएट कर दिए। एजोर कंटेनर ऐप है, आप 100 एजोर कंटेनर ऐप क्रिएट कर रहे हो अलग अलग नाम से। तो ऐसे आपके बहुत सारे हो सकते हैं, 200+, 300, 400, 1000 रिसोर्स भी हो सकते हैं क्लाउड के अंदर, राइट। लेकिन विदाउट स्टैंडर्ड आपने क्रिएट करना चालू कर दिया, यानी जो डेवलपर को जरूरत पड़ रही है उसने जाके क्रिएट कर दिया, तीसरे ने क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर 6 महीने तक ऐसी काम चलता जा रहा है, तो 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद कॉस्ट विजिबिलिटी लॉस, यानी यही पता नहीं चलेगा कि हमारी जो कॉस्ट है वो किस चीज की आ रही है। जैसे कि मान लो आपके पास 6-7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आपने क्लाउड यूज कर लिया, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि इस प्रोजेक्ट का इतना कॉस्ट आ रहा है। पता चल रहा है कि एक बिल आ गई पूरी 6 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की महीने की, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि 10 लाख रुपया आया कैसे। आप मैनेजर को या मैनेजमेंट टीम को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कॉस्ट के बारे में। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया, आपने मल्टीपल सब्सक्रिप्शन नहीं बनाया। तो भाई एक प्रोजेक्ट है तो उसका सब्सक्रिप्शन अलग बना दो, दूसरा प्रोजेक्ट का सब्सक्रिप्शन अलग बना दो, फिर एक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी अलग अलग रिसोर्स ग्रुप बनाओ, फिर वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाकर के क्रिएट करो। ये जो आर्किटेक्चर लेवल की थिंग है, अगर ये आप नहीं करते हो तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो कॉस्ट विजिबिलिटी लॉस तो आपका हो सकता है। नो ऑनरशिप ट्रैकिंग, जैसे मैंने बताया ना कि किसी डेवलपर ने एक वीएम बना दिया आरएनडी करने के लिए, उसके बाद वो दूसरे काम में लग गया, पता चला कंपनी छोड़ के ही चला गया। बाद में वो वीएम का बिल आ रहा है, 5,000 रुपया महीना आ रहा है या 10,000 रुपया महीना आ रहा है। और बाद में हम सोच रहे हैं कि भाई ये वीएम का बिल आ रहा है 10,000 महीना, इसकी क्या जरूरत है, इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? पूरे टीम को मैसेज कर रहे हैं, पूरे कंपनी में सारे डेवलपर को मैसेज कर रहे हैं कि इस वीएम को किसने बनाया, और सब लोग बोल रहे हैं मैंने तो नहीं बनाया। ये किसने बनाया पता नहीं, बट मैंने नहीं बनाया। तो ये जो है ना दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि कोई भी आकर के बना के चले जा रहा है अपनी सुविधा के हिसाब से। तो ये नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी गैप अपीयर, सिक्योरिटी के बारे में तो सोचते नहीं है, वहां तो टास्क का लोड रहता है कि आपको ये काम करना है, 4 दिन में करना है, 10 दिन में करना है। तो वो तो सीधा अपना रिसोर्स बनाएगा और बैठ के उसको सीखेगा कैसे बनाते। बन गया तो उसमें ये सीखेगा कि मैं डिप्लॉय कैसे करूंगा अपना कोड। डिप्लॉय कर लेगा तो फिर वो चलेगा नहीं, तो वो एरर ढूंढेगा, लॉग वगैरह चेक करेगा कि मेरा एप्लीकेशन अब क्यों नहीं हो रहा है। तो उसी में डेवलपर का पूरा समय निकल जाता है।
वो कब बैठ के सोचेगा कि सिक्योरिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, मुझे कौन सी देनी चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, वो नहीं सोचता है। उसके बाद टास्क का लोड रहता है। तो खैर, ये जो प्रॉब्लम्स आ जाती है डेवलपर लेवल पे आती है, जैसा डेवलपर है, लीड है या सीनियर डेवलपर है, सबको ये प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो उतने ज्यादा सोच नहीं पाते ना, उन लोग काम पे लोड में इतने दबे हुए और उनका विजन इतना ब्रॉड नहीं होता। फिर ऑडिट फेलवर का मतलब ये कि आपने कंप्लायंस के बारे में नहीं जानते। अगर डेवलपर को इंश्योरेंस कंपनी में, अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी का कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए डेवलपर को दिया जाए, तो वो तो डायरेक्ट देखेगा कि मेरे डाटाबेस क्या है, कितने टेबल्स है, मैं एपीआई कैसे डेवलप करूंगा, डाटा फ्लो कैसा होगा, सिक्योरिटी क्या दूंगा, जेडब्ल्यू टोकन, वो इसी में उलझा रहेगा। वो ये थोड़ी नहीं देखा कि भाई आईआरडीए क्या होता है, आईआरडीए के रूल्स क्या है इंडिया में। और इंडिया का जो डाटा है, आईआरडीए का रूल है कि आप डाटाबेस को दूसरे रीजन में नहीं बना सकते, आपको इंडिया रीजन में ही बनाना पड़ेगा, वो डाटा बाहर नहीं भेज सकते। तो इस प्रकार की जो चीजें आती है, तो ये सारा चीज डेवलपर लेवल पे नहीं पता चलता, ये किसको पता रहता है, आर्किटेक्ट लेवल पे रहता है। आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, सारे रूल्स को पढ़ते हैं पहले, बहुत समय लगाते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और एक एक चीज को डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, डाटाबेस का होना चाहिए, सर्वर का होना चाहिए। ये सारा चीज पूरा डिफाइन होता है एज पर कंप्लायंस। तो कंप्लायंस अगर पूरा फॉलो करोगे तो आपका ऑडिट फेल नहीं होगा। ऑडिट का मतलब होता है कि ये सब चेक करना, आपके रूल्स रेगुलेशन और ये सारी चीज को। करेक्ट। अब जैसे हम देखते हैं कि एंटरप्राइज आर्किटेक्ट प्रिंसिपल, ये वाली चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं। तो ये एंटरप्राइज लेवल का प्रिंसिपल्स की बात हम कर रहे हैं, इसको हमको ध्यान से देखना है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट, प्रिंसिपल। तो ये आपको ध्यान दोगे तो आप धीरे धीरे आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी, आप आर्किटेक्ट लेवल पे थिंकिंग करना चालू करोगे। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं, पहला कोर प्रिंसिपल के एग्जांपल लेते हैं। पहला कोर प्रिंसिपल इसमें डिजाइन फॉर स्केल, यानी कि आज आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि आज वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना परफॉर्मेंस दे रहा है। आपको ये सोचना है कल की डेट में यूजर बढ़ते चले जाएंगे, ट्रैफिक बढ़ते जाएगी, लाखों यूजर है, करोड़ में अगर हमारा यूजर से एक बार अगर हिट करना चालू करेंगे, तब क्या होगा। या जैसे सेल वगैरह लगता है ना, अमेजन में दिवाली का सेल है, तो उस समय सारे लोग, सभी यूजर एक साथ ट्रिगर करते हैं, तत्काल का टिकट बुक करते हैं IRCTC में, सब लोग एक साथ वो सेम टाइम पे लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, टिकट बुक करने का ट्राई करते हैं। तो आपका जो डिजाइनिंग है ऐसा होना चाहिए जो स्केलिंग हो सके आगे चल के, है ना, चाहे आपका ट्रैफिक कितना भी ज्यादा क्यों ना है। ऑटोमेट एवरीथिंग। अच्छा, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो भी चीज है वो ऑटोमेट होनी चाहिए, मैनुअल नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आप जा करके वीएम क्रिएट कर दिए, आप बोल रहे हो कि भाई वीएम क्रिएट करूंगा, देन उसके बाद सीआईसीडी पाइपलाइन लगा के डिप्लॉय करूंगा। या आप एजोर कंटेनर ऐप पहले क्रिएट करोगे, देन सीआईसीडी पाइपलाइन बनाओगे, नहीं। आप पाइपलाइन बनाओ, पाइपलाइन रन करोगे, अपने आप रिसोर्स चेक करेगा है अवेलेबल है क्या, नहीं है तो क्रिएट कर देगा और उसमें डिप्लॉय भी कर देगा। तो हर चीज ऑटोमेट होना चाहिए। ये तो एक सिंगल रिसोर्स का बताया। अब जैसे मान लो कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप बना रहे हो, उसमें 200 प्लस आपने रिसोर्स बनाए हुए हैं। अब आपको डेवलपमेंट के बाद स्मोक बनाना है, तो वापस से 200 प्लस बनाना पड़ेगा, तो आप फिर से मैनुअल बनाओगे, नहीं। आप टेराफॉर्म या बाइसेप, जो होता है ना आईएसी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, आईएसी है ना, इसको यूज करोगे तो टेराफॉर्म, बाइसेप, ये आईएसी कहलाता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट में अगर 200 रिसोर्स है, दूसरा एनवायरनमेंट सेम टू सेम क्रिएट करना है, बस डेव डेव की जगह स्मोक स्मोक लग जाएगा हर रिसोर्स ग्रुप में। सर्वर जो आपका सर्विसेज है, सबके नेम में आपका चेंज हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से एक एनवायरनमेंट, कुछ मिनट के अंदर आपका एक पूरा एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा। फिर आप तीसरा एनवायरनमेंट प्री प्रोडक्शन बनाना है, फिर प्रोडक्शन बनाना है, तो ये सब हमको टेराफॉर्म, बाइसेप, इस प्रकार के टूल का इस्तेमाल करके, कोडिंग करके हमको ऑटोमेट करके बनाना रहता है। सिक्योर बाय डिफॉल्ट, तो सिक्योर बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि जैसे स्टोरेज डिवाइस है या आपका डाटाबेस है, आप इसको प्राइवेट एंड पॉइंट पे रखते हो, ये पब्लिक एंड पॉइंट पे नहीं रखते। तो जब इसको आर्किटेक्ट को डिजाइन किया जाता है, तो आर्किटेक्चर को पता होता है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स को प्राइवेट करना है और किसको किसको पब्लिक करना है। तो पब्लिकली बहुत कम रहता है, मैक्सिमम वो प्राइवेट ही रहता है। तो ये सिक्योरिटी हमको डिजाइन पे ही फिक्स करनी होती है। फिर है स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक वीएम बनाया, भले ऑटोमेट बनाया आपने, फिर आपको कम से कम 100 वीएम की जरूरत पड़ रही है, आपने 100 वीएम बनाए, और आप एक चीज देखोगे कि वो जो वीएम्स है, उसके जो रिसोर्स ग्रुप है, उसके जो नेम है, उसकी जो पॉलिसीज है,
एक जैसी होगी। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। एक तो हम ऑटोमेशन के द्वारा बना रहे, सेकंड हम स्टैंडर्ड बना रहे। स्टैंडर्ड का मतलब है कि उसमें आपको चेंजेस नहीं आएगा कि ये वीएम अलग बन गया, एक और अलग बन गया, ये 4 कोर का है, एक 16 कोर का है, या इसके नेमिंग कन्वेंशन ही एकदम डिफरेंट है, सेकंड के एकदम ही डिफरेंट हो गए, ऐसा नहीं। तो पूरे स्टैंडर्ड तरीके से हमको करना होता है, और ये तभी कर पाएंगे जब हम पहले से डॉक्यूमेंटेड किए, हम हर चीज को डिफाइन करके रखे कि रिसोर्स ग्रुप का जो नेम है वो कैसा होगा। जैसे आरजी डैश, आरजी मतलब रिसोर्स ग्रुप, फिर डैश करके एनवायरमेंट देव, फिर डैश, उसके बाद रिसोर्स ग्रुप जैसे आपका बन रहा है कोई प्रोजेक्ट के नाम, प्रोजेक्ट के लिए तो फिर प्रोजेक्ट का नाम, ऐसे करके नेमिंग कन्वेंशन हमको करना पड़ता है। और सभी का वीएम का नाम होगा, या आपका रिसोर्स ग्रुप का नाम है, सब्सक्रिप्शन का नाम है, ये सब के हमको पहले से डिफाइन करनी पड़ती है। डायरेक्ट क्रिएट करते समय बैठ के नहीं सोचना है कि हम क्या लिखें, पहले से डॉक्यूमेंट में रहता है, आपको फॉलो करना रहता है। ऑप्टिमाइज कंटिन्यूसली, तो ऑप्टिमाइज हमेशा करते रहना पड़ता है। जब आप काम करते हो ना, तो जनरली क्या होता है कि रिसोर्स को कम लिया जाता है कॉस्ट कटिंग करने के लिए, और उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है हम उसको ऑप्टिमाइज करते जाते हैं। जैसे आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है, तो ऑप्टिमाइज हमको हमेशा करते रहना है, आपको हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहना है, परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहना है, सिक्योरिटी को बढ़ाते रहना है। फिर इसके बाद है बिल्ड फॉर रेजिलेंसी। रेजिलेंसी का मतलब ये होता है कि जब कोई फेल होता है तो फिर उसका रिकवरी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कोई डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हो, और डिप्लॉयमेंट आपका आधा हो गया, आधे से ज्यादा हो गया और फेल हो गया, तो फिर आपका रिकवरी हो जाना चाहिए, पुराना वाला बिल्ड अपने आप डिप्लॉय हो जाना चाहिए ताकि काम ना रुके किसी का। या फिर जैसे आपका डाटाबेस है, वो चल रहा है, उसमें सारे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं उसमें, लेकिन अचानक वो फेल हो गया आपका डाटाबेस सर्वर, तो तुरंत अब आपका जो बैकअप डाटाबेस सर्वर है वो एक्टिव हो जाएगा, और आपके एप्लीकेशन को डाउन होने नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं बिल्ड फॉर रेजिलेंसी। का मतलब होता है कि आपको रिकवर कर देना, अगर कोई फेल होता है तो वो तुरंत रिकवर हो जाना, भले थोड़ा समय लग सकता है, कुछ मिनट भी लग सकता है, लेकिन रिकवर होना चाहिए। आपको ऐसा सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है। मीजर एवरीथिंग, मीजर एवरीथिंग का मतलब ये है कि जब आप मीजर करोगे ना हर चीज को, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए कोई वीएम है, 8 कोर का वीएम किसी ने बना के रखा हुआ और यूज कर रहा है, लेकिन जब आप उसको मीजर करोगे और आप ये देखोगे कि क्या वाकई में 8 कोर होना चाहिए, 4 कोर में काम नहीं चल सकता, मतलब जो काम 5,000 रुपया महीने में हो सकता है आप 20,000 रुपया महीना दे रहे हो उसका। तो ये सब कैसे पता चलेगा, जब आप मीजर करोगे, कॉस्ट भी कंट्रोल होगा अगर आप मेजरमेंट में जाओगे, राइट। तो ये सब चीजें जो रहती है कोर प्रिंसिपल है। तो आर्किटेक्ट की थिंकिंग के लिए ये कोर प्रिंसिपल तो जरूरी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है, बट ये थंब रूल बोलते हैं ना कि इसको डिनाई नहीं कर सकते, वो ये कोर प्रिंसिपल आपके सामने लिखा हुआ है। फिर इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ मैनुअल प्रोविजनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये क्या बोल रहा है कि आपको मैनुअल तो करना नहीं है, तो आपको क्या यूज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IAC। ठीक है, IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो इसके लिए जो मार्केट में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है टेराफॉर्म, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, टेराफॉर्म। और यहाँ पर एजोर डेवॉप्स लिखा है, एक्चुअली में बाइसेप। एजोर में अगर आप यूज कर रहे हैं तो बाइसेप बोला जाता है, वो यूज होता है। लेकिन टेराफॉर्म जो है ना, ये सभी क्लाउड में काम करता है। अगर टेराफॉर्म में आपने कोडिंग कर दी है IAC की, आप उसको AWS में भी चला सकते हो, गूगल का GCP में भी चला सकते हो, एजोर में भी चला सकते हो। और टेराफॉर्म जो है ओपन सोर्स है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एजोर लेके रखा हुआ है, और आपकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इको फ्रेंडली काम कर रही है, इकोसिस्टम में काम कर रही है, तो उस समय आपको जो है बाइसेप यूज करना चाहिए। नहीं तो आप टेराफॉर्म भी कर सकते हो, एजोर में चलता है। तो ये डिसीजन जो है आर्किटेक्ट लेवल पे लिया जाता है कि हमको ISV टूल कौन सा यूज करना है, और इसका शुरुआत से ही काम चालू हो जाता है। जब आपका क्लाउड का स्टार्ट करते हैं आप डेवलप करना, तो आपका ISV की कोड के द्वारा ही डेवलप किया जाता है। डायरेक्ट जाके पोर्टल में जा जाके हमको क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो ISV जो रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, जैसे टेराफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, तो आपको टेराफॉर्म की कोडिंग लिखनी पड़ती है। जैसे रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे 10 VM की जरूरत है और ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका उबंटू होना चाहिए, तो आप पहले टेराफॉर्म का कोड लिखोगे और उस कोड को रन करोगे और VM आपका तैयार हो जाएगा, रिसोर्स ग्रुप, VM, सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली सब क्रिएट हो जाएगा। तो ये यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन का यूज करना पड़ता है, मैनुअली काम नहीं करते एजोर पे, राइट। वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क,
तो यानी कि जब आप आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं क्लाउड के पहले, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा कैसे होगा? जब आप उसमें थंब रूल को फॉलो करोगे। जैसे यहाँ पर 5 पिलर दिखा रहा है, तो 5 पिलर्स यानी कि इसके बिना तो आर्किटेक्चर का फ्रेमवर्क बन ही नहीं सकता। जैसे पहला सिक्योरिटी, आपको डॉक्यूमेंट में ही सिक्योरिटी डिफाइन करनी है कि आप सिक्योरिटीज कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कहाँ कहाँ पर फायरवॉल यूज होगा, कौन सा पोर्ट ओपन होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन से एंड पॉइंट प्राइवेट होंगे, कौन से एंड पॉइंट पब्लिक होंगे। ये सारा चीज जो है डिफाइन करना पड़ता है। रिलायबिलिटी मतलब अगर कोई फेल होता है तो उसका रिकवरी सिस्टम कैसे काम करेगा, कितने देर में काम करेगा, कहाँ पर हमें फेलवर सिस्टम को बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने डाटाबेस का बताया, डाटाबेस में हम बना सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस में बना सकते हैं। तो जहां भी जरूरत पड़ेगी हमको, जहां लगता है कि यहाँ फेल हो सकता है किसी रीजन से, तो हमें उसका रिकवरी सिस्टम रेडी रखना पड़ेगा। डिजाइन में ही हम रेडी करेंगे, राइट। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, तो परफॉर्मेंस का मैंने बताया कि विजन लॉन्ग होना चाहिए। आज अच्छा परफॉर्मेंस है ऐसा नहीं है, कल अगर ट्रैफिक ज्यादा आता है, जब एप्लीकेशन लाइव प्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद अगर करोड़ लोग, अरबों की मात्रा में अगर ट्रैफिक आ रही है, तो डेफिनेटली आपका हैंडल हो जाना चाहिए बहुत इजी तरीके से। परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन का। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपका बहुत बड़ा पिलर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पर आपको बिल 20,000 का आना चाहिए और आप पटा रहे हो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। ठीक है। तो आपको ऑप्टिमाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि जैसे कोई रिसोर्स है, जैसे कि मान लो वीएम है, और वीएम 8 कोर का आपने लिया हुआ है, 32 GB रैम का। लेकिन आपको क्वेश्चन करना है कि क्या यहाँ पर ये जरूरी है? क्या 2 कोर का और 4 GB रैम में काम हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप वही लीजिए, आप लोएस्ट लीजिए, क्योंकि आपका पैसा बचेगा। दूसरा चीज है कि आपके जो सर्वर है, चाहे डाटाबेस सर्वर है, वीएम है, आप वीकेंड में जैसे डेवलपर काम नहीं कर रहे, तो आप उसको शट डाउन कर दो ऑटोमेशन यूज करके, ताकि आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो सके। तो ये दो प्रकार के मैंने बताया कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादा यूज किए जाते हैं। एक, शट डाउन करना अगर जरूरत नहीं है, और दूसरा रेड्यूस करना कैपेसिटी को, अगर उतनी ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम ऑप्टिमाइज करते चले जाते हैं, तो हमारा कॉस्ट जो है, एक तो रेड्यूस हो जाता है, और दूसरा एक्यूरेट, यानी कि आप जितना प्रिडक्ट कर रहे हो कि आपका जो कॉस्ट है 1 लाख रुपया महीना आएगा, और जब बिल आएगा तो 1,10,000 आ गया, 1,05,000 आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। तो ये भी आपका पहले से डॉक्यूमेंटेशन होने के कारण ये भी फिक्स हो जाता है। ऑपरेशन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, यानी कि जो भी आपका काम कर रहे हो, उसके जो ऑपरेशनल्स रहेंगे, उसके जो रूल्स है, कंप्लायंस है, बहुत सारी चीजें, ये सब आपको डॉक्यूमेंट में ही डिफाइन करना है। तो एक्चुअली में जब आप ये थॉट प्रोसेस के साथ आप अगर कोई आर्किटेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली वो जो फ्रेमवर्क रहेगा वो बहुत अच्छा कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम पॉइंट्स को लेते हैं, जैसे 5 पिलर में पहला जैसे है सिक्योरिटी। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी में आता है प्रोटेक्ट आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं। जैसे एम्प्लॉय अगर है, वही लॉग इन कर सकता है। अगर वो एम्प्लॉय के लिए बना हुआ एप्लीकेशन है या पोर्टल है, तो उसमें कोई दूसरा नहीं कर सकता। या फिर हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। तो ये सारा चीजें हमको यहाँ लगानी पड़ती है। सिक्योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सिक्योर होना चाहिए। बाहर से कोई सिक्योरिटी ब्रीच करके एप्लीकेशन का डाटा खींच लिया, एप्लीकेशन को डिस्टर्ब कर दिया, या स्लो कर दिया एप्लीकेशन को, तो फिर उसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, रेट लिमिटिंग लगाना पड़ेगा, थ्रॉटलिंग सेट करना पड़ेगा। एनक्रिप्टेड सेंसिटिव डाटा, तो आपके जो डाटा है जब फ्लो करते हैं ना, तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। जब आपके डाटा स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होने जा रहे हैं, डाटाबेस की तरफ जा रहे हैं, या फिर नेटवर्क में आपके मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए, जो भी सेंसिटिव डाटा है। जैसे कि पासवर्ड है, क्रेडेंशियल्स है, या आपके बहुत सारी चीजें हैं, तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। कहीं बीच में से अगर किसी ने सक्सेसफुली रीड कर लिया, तो भी वो डाटा उसके कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड रहेगा। फिर सेकंड एक आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में होता है फेल ओवर डिजाइन करना। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आपको डिजाइन के समय थिंकिंग करना पड़ता है कि अगर ये फेल होगा तो ये रिकवरी कैसे होगा। अगर आपका डाटाबेस सर्वर ही अगर क्रैश हो गया, तो क्या एप्लीकेशन आपका बंद हो जाएगा? नहीं होगा। आपका एक सेकंड बैकअप डाटाबेस भी रहता है, जो सेम सिंक रहता है मेन डाटा प्राइमरी डाटाबेस से। तो अगर प्राइमरी डाटाबेस आपका बंद हो गया, तो सेकेंडरी डाटाबेस से आपका एप्लीकेशन चलता रहेगा। और कभी कभी तो दो डाटाबेस से भी चलते रहते हैं, लोड बैलेंस करके, और एक बंद होता है तो पूरा लोड एक के ऊपर आ जाता है। थोड़ी सी स्पीड कम होती है एप्लीकेशन की, बट एप्लीकेशन डाउन नहीं होता, अप रहता है हमेशा। मल्टी रीजन स्ट्रेटेजी,
तो मल्टी रीजन स्ट्रेटेजी करने के अलग अलग रीजन रहते हैं। एक रीजन तो ये होता है कि डीआर, डाइजेस्टर रिकवरी। तो डिजास्टर डिजास्टर रिकवरी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका डाटा सेंटर आपका बेंगलोर में, और अचानक कोई वहां पर आंधी तूफान आ गया, कोई इशू आ गया, डाटा सेंटर की पूरी पावर सप्लाई कट हो गई, या कोई बहुत बड़ा इशू आ गया वहां पर, भूकंप आ गया, पूरा डाटा सेंटर ही डैमेज हो गया, आपके एप्लीकेशन का क्या होगा, डाटा का क्या होगा? अगर बैंक का, स्टेट बैंक का एप्लीकेशन है तो पूरे लोगों के पैसे करोड़ों रुपए जमा है, उसमें क्या होगा उसका? तो डेफिनेटली वहां पर हम क्या करते हैं, मल्टी रीजन में अलग अलग जगह बैकअप लेके रखते हैं। यानी यहाँ जो जो डाटा ट्रांजेक्शन आपका इधर हो रहा है, वो एक दूसरी कंट्री पे भी हो रहा है, तीसरी तीसरे रीजन में भी हो रहा है। रीजन मतलब कंट्री नहीं होता है, एक रीजन में मल्टीपल कंट्री भी आ सकती है, राइट? तो ये रीजन में ऐसे बांटा गया है पूरे क्लाउड को। और एक रीजन में एक कंट्री भी आ सकती है और मल्टीपल भी आ सकती है, या एक कंट्री के बहुत सारे डाटा सेंटर भी आ सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हम इसलिए भी लेते हैं। और सेकंड इसलिए लेते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है, जैसे आपका ग्लोबल एप्लीकेशन है, यूएस के यूजर भी उसी को यूज कर रहे हैं, अमेजन.com, और इंडियन भी अगर यूज कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि अलग अलग डाटा सर्वर बना के रखते हैं। तो अगर कोई रिक्वेस्ट इंडिया से जाती है, तो वो क्या करेगा, इंडिया का जो नजदीक का सर्वर है, उसमें रिक्वेस्ट को भेज देगा। अगर यूएस से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो यूएस के सर्वर पे डाटा चले जाएगा। तो मल्टी रीजन स्ट्रेटेजी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन आप जब इसको पढ़ोगे, आर्किटेक्ट लेवल पे थिंकिंग करोगे, तो आपको ये और समझ में आएगा। अभी देखो जो आपका डिजास्टर रिकवरी मैंने अभी बताया आपको, तो मल्टी रीजन से भी इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, परफॉर्मेंस की बारी आ गई। तो इसमें ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है? ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका एक सर्वर है और उसमें 100 रिक्वेस्ट आ रही है और वो उसको रिस्पॉन्स कर दे रहा है, लेकिन अचानक 100 की जगह 1000 रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो वो जो सर्वर है ना, अपने आप को डबल ट्रिपल ऐसे बढ़ाते जाएगा, जब तक कि वो रिक्वेस्ट आपकी जो आ रही है, या एज पर पॉलिसी, वो अपने आप को बढ़ाएगा। एक से दो हो जाएगा, दो से तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, और चार होने के बाद रिक्वेस्ट को प्रॉपर हैंडल कर पा रहा है तो चार पे रुक जाएगा। और जब रिक्वेस्ट कम हो जाएगी तो चार से वापस तीन होगा, दो होगा और एक हो जाएगा। तो ये सब पॉलिसी सेट करनी पड़ती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये स्केलिंग होता है। तो अचानक अगर ट्रैफिक आ जाता है, बहुत सारे यूजर अचानक यूज करना चालू कर देते हैं, तो आपका एप्लीकेशन स्लो नहीं होता, क्योंकि आपने स्केलिंग लगा कर दी। लोड बैलेंसर का मतलब ये होता है कि आपके पास एक से ज्यादा सर्वर है, जब रिक्वेस्ट आती है तो लोड बैलेंसर देखता है कि अच्छा, ये सर्वर खाली बैठा है, चलो ये रिक्वेस्ट को वहां ट्रांसफर कर देता हूँ। और रिक्वेस्ट आ गई तो दूसरे सर्वर को ट्रांसफर कर देगा, और आ गई तीसरे को ट्रांसफर कर देगा। वो बैलेंस करता है ट्रैफिक को। कुछ ट्रैफिक को एक सर्वर ए पे भेज देगा, कुछ ट्रैफिक को सर्वर बी पे भेजेगा, कुछ को सर्वर सी पे भेजेगा, ताकि सबका जो काम है फास्ट हो सके और आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अच्छा ज्यादा रहे। फिर इसके बाद है इंटेलिजेंट कैशिंग। इंटेलिजेंट कैशिंग, जैसे डाटाबेस को हिट ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, कैशिंग यूज करते हैं। जैसे रेडिस कैशे हो गया, इंटरनल कैशे हो सकता है, और भी कैशे हो सकता है डिफरेंट टाइप के। तो ये कैशे क्या करते हैं कि जो बार बार यूज होने वाले जो डाटा रहते हैं, उसको हम कैश करके रख देते हैं। तो डाटाबेस तक रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत ही नहीं है, आपको डाटा यहीं से मिल जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है एप्लीकेशन की। तो कैशिंग कंपलसरी है, करना ही चाहिए, राइट? कॉस्ट में आते हैं। कॉस्ट में क्या होता है कि राइट साइजिंग। राइट साइजिंग का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि वीएम में आपने 8 कोर का वीएम लिया हुआ है, तो वहां डिसाइड करना कि भाई 8 कोर ही चाहिए या 2 कोर में काम हो सकता है। अगर 2 कोर में हो सकता है तो आप उसको रेड्यूस कर दो, ताकि आपका कॉस्ट कम हो जाए। फिर रिजर्व्ड कैपेसिटी। रिजर्व्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जब आप एजोर में वीएम क्रिएट करोगे या स्टोरेज डिवाइस क्रिएट करोगे, तो वहाँ एक ऑप्शन आता है रिजर्व्ड। मतलब आप इसको बोल रहे हो, एजोर को प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं ये वीएम कम से कम 3 साल तो यूज करूंगा, या उसको इंश्योर कर रहे हो कि मैं 5 साल यूज करूंगा। तो वो आपको क्या करेगा, बहुत डिस्काउंट दे देगा, 30% का डिस्काउंट दे देगा। 30% का डिस्काउंट बहुत होता है। आपका वीएम का 5000 पर मंथ आ रहा है, और आप उसको 3 साल, 5 साल, 10 साल यूज कर रहे हो, तो 30% में कितना कॉस्ट सेविंग हो गया। ये रिजॉर्ट में आपको ये डिस्काउंट मिलता है, बट लेकिन रिजॉर्ट में लेकर के आप तुरंत उसको डिलीट करोगे, तो फिर पेनल्टी भी लगती है। तो आपको अगर प्लान है कि भाई मुझे इसको चलाना ही है 3 साल, आप रिजॉर्ट ले लो, ज्यादा अच्छा है, सस्ता पड़ेगा। लेकिन एक R&D POC करने बैठे हो, आपको पता नहीं कि मेरे लिए 2 दिन की जरूरत है या 10 दिन की जरूरत है। अगर 10 दिन में काम हो गया तो उसको डिलीट कर दोगे, या 2 ही दिन में काम हो गया डिलीट कर दोगे, आप नॉर्मल ले लो, तो नॉर्मल रेट लगेगा उसमें।
रिजर्व में क्या होता है कि डिस्काउंट मिलता है और हमको प्रॉमिस करना रहता है कि हम लंबे समय तक उसको रखने वाले हैं। फिर रिसोर्स क्लीनअप बहुत जरूरी है। अभी स्टार्टिंग स्लाइड में ही मैंने बताया था ना कि कई रिसोर्स डेवलपर जो होते हैं वो कोई अपना रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं, वीएम क्रिएट कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं काम होने के बाद और दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, कई बार कंपनी भी छोड़ के चले जाते हैं। तो वो वीएम अगर आपका बना हुआ है और चालू हालत में है, स्टार्ट है, तो डेफिनेटली उसका बिल जनरेट हो रहा है। तो फिर उसका कैसे पता चलेगा कि इसमें एजोर में कितने ऐसे रिसोर्स है अनवांटेड है जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए क्लीन अप प्रोसेस होता है। क्लीन अप प्रोसेस में सबसे पहले पॉलिसी आती है कि जब भी आप वीएम बनाते हो या कोई भी रिसोर्स बनाते हो तो उसका एक्सपायरी टाइम सेट कर देते हो, 6 महीने का या 1 साल का। जैसे मान लो कोई डेवलपर ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को एक आरएनडी करने के लिए वीएम चाहिए, तो आपका जो डेवऑप्स इंजीनियर है या आपका एजोर आर्किटेक्ट है वो क्वेश्चन पूछेगा कितने देर के लिए चाहिए। तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए चाहिए। तो वो क्या करेगा, 2 महीने की पॉलिसी बना के डाल देगा। 2 महीना जब होने लगेगा कुछ दिन पहले मेल आना चालू हो जाएगा 5-6 लोग को। एक एजोर आर्किटेक्ट के पास जाएगा, डेवऑप्स टीम के पास जाएगा, वो जो डेवलपर जिसकी रिक्वेस्ट में बना था उसको जाएगा, उसके जो मैनेजर्स है मैनेजर के पास मिल जाएगा कि ये रिसोर्स जो है डिलीट होने वाला है, तो आप बताओ इसको रखना है कि नहीं रखना है। और आपके पास केवल 4 दिन है, 4 दिन के अंदर रिप्लाई करो मेल पर। ऐसा मतलब पॉलिसीज बनी रहती है। और आपने अगर नहीं रिप्लाई किया तो फिर वो अपने आप डिलीट कर देगा, उसको सीधा स्टॉप स्टॉप करेगा, डिलीट कर देगा। और अगर आपने रिप्लाई कर दिया कि हाँ मुझे और 6 महीने के लिए चाहिए, तो फिर आपका एजोर आर्किटेक्ट या डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा, पॉलिसी में जाके डेट को अपडेट कर देगा। तो इस प्रकार का कोई भी रिसोर्स जब बनता है, इन्फिनाइट नहीं बनता है। इन्फिनाइट बनाया नहीं जाता भाई। आपने बोला था कि मैं आज बना लेता हूँ, परसों तक मेरा काम हो जाएगा, इसको मैं बंद कर दूंगा। पता चल रहा है आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए 3 महीने के लिए, आप भूल गए। अब बाकी डेवलपर जो उसको बनाया नहीं है तो वो काहे के लिए जाके वहां देखेंगे और बंद करेंगे। तो जिसने बनाया उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत दिक्कतें आती है। तो इसलिए ये पिलर है आर्किटेक्ट के। तो आर्किटेक्ट लेवल पे ये डिसाइड किया जाता है बनाने से पहले कि ये और कौन ओनर है। टैग टैग लगाया जाता है, टैगिंग बोलते हैं उसको, कि ये रिसोर्स जो है इस डेवलपर ने बनाया था। तो टैग हो जाता है, क्यों बनाया था वो भी लिख देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन में कोई नया व्यक्ति भी जाकर ओपन करेगा उसको, टैग पड़ेगा, टैग से पता चल जाएगा कि ये किस लिए बनाया गया, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, कितने समय के लिए बनाया गया, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर इसके बाद मेन आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में आपका क्या आता है कि जितने भी रिसोर्स है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एपीआई वगैरह आपकी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, स्लो कितनी है, फास्ट कितनी है, एपीआई फेल तो नहीं हो रही है। ये सारा चीज हमको क्या होता है, दिखाई देता है। तो एजोर मॉनिटर एक सबसे बड़ा एक मॉनिटरिंग टूल होता है। और सभी रिसोर्स के साथ एप्लीकेशन इंसाइट आता है जो डाटा जो है कलेक्ट करता है पूरा। और अलग से आपको देखने के लिए, जैसे कि प्रोमेंथस हो गया, ग्राफना डैशबोर्ड हो गया, ऐसे अलग अलग डैशबोर्ड आते हैं जिसमें आप ग्राफ के जरिए सारी मॉनिटरिंग कर सकते हो। अलर्टिंग का मतलब ये होता है कि अलर्ट देना, या तो एसएमएस के द्वारा या ईमेल के द्वारा। तो उसमें जगह जगह अलर्ट सिस्टम लगाया जाता है कि अगर मान लो कुछ पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जब उसे लगता है कि अलर्ट भेजना है तो वो तुरंत अलर्ट भेजेगा। जैसे मान लो आपका स्टोरेज डिस्क जो है वो फुल हो रहा है, 90% फुल हो चुका है, आपको मेल आना चालू होगा कि आपका डिस्क 90% फुल हो चुका है, इसको क्लीन अप प्रोसेस करो या इसकी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अदरवाइज एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे डाटाबेस से रिलेटेड, आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे, कॉस्ट से लेके भी, कॉस्ट अगर मैंने लगा दिया कि भाई मेरा बजट है 1 महीने का 1 लाख, अगर 1 लाख पार होने लगेगा तो पहले मेरे को मेल आ जाना चाहिए। तो जैसे 90,000 तक पहुंचेगा, मैंने पॉलिसी लगा के रखूंगा, रखा रहूंगा बजट बना के, तो 90 तक जैसे जाएगा मेरे को मेल आना चालू हो जाएगा कि भाई आपकी बाउंड्री तक जा रहा है, 1 लाख भी पार हो सकता है, तो आप जाके ध्यान दो। तो ये सब चीजें जो है क्लाउड में बहुत अच्छे से हमें सेट करनी होती है। ऑटोमेशन तो करना ही पड़ता है। ऑटोमेशन मतलब है कि आप मैनुअल काम नहीं करो, आप हर चीज को ऑटोमेट करो। क्योंकि मैनुअल करने में ह्यूमन एरर का चांस हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होगा। लेकिन आप स्क्रिप्ट के द्वारा ऑटोमेशन के थ्रू अगर काम करोगे, आपका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहेगा, काम बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट, और पॉलिसी भी उसमें अप्लाई होगी। तो जैसे मान लो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैंडल फेस्टिवल ट्रैफिक स्पाइक विदाउट डाउन टाइम। तो जैसे कि आपका अमेजन की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, तो आपका जब फेस्टिवल्स रहता है या कोई स्पेशल डे रहता है, तो उस दिन जो स्पाइक आता है यानी ट्रैफिक अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है। जहाँ 1,000 यूजर आ रहे थे, अचानक 50 लाख 60 लाख यूजर एक साथ हिट करते हैं।
तो उसको स्पाइक बोलते हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? परफॉर्मेंस, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, कैशिंग, तो ये सब यूज करने से आपका जो है ये हैंडल हो जाता है। हाँ, उतने समय के लिए बिल ज्यादा आता है, ये हमें याद रखना है। तो अगर मान लो आपका एक दिन का सेल है, एक दिन में कई गुना ज्यादा यूजर आके चले गए और नेक्स्ट डे से वापस नॉर्मल हो गए, तो वो वन डे का बिल काफी बड़ा आ जाएगा। लेकिन बिजनेस तो रुका नहीं ना। कोई कस्टमर, सारे कस्टमर के लिए एप्लीकेशन अप रहा, चालू रहा, खरीदारी भी उतनी, प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ, बिल थोड़ा ज्यादा आ गया एक दिन का, कोई बात नहीं। लेकिन ये आपका परफॉर्मेंस की जो पिलर्स है, इसके कारण हुआ। तो ये जो है ना 5 पिलर्स, ये आर्किटेक्ट के माइंड में हमेशा रहते हैं। तो जब भी वो डिजाइन चालू करता है तो ये सब चीजें सोचता है इसके बारे में। राइट। अब एक यहाँ पर एक नया चीज आ गया, CAF, क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क। तो ये क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? कि जैसे मान लो कि हम कोई प्लान बनाते हैं, माइग्रेशन का प्लान हो सकता है ऑन प्रीमाइस से एजोर का, या हम किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी माइग्रेट कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो उस समय हमको जो रहते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करने रहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए एंटरप्राइज क्लाउड जर्नी में हम देखते हैं, तो पहला इसमें आता है स्ट्रेटेजी। कि सबसे पहले तो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई एग्जैक्ट हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगा काम करने को लेके। ठीक है। दूसरा है प्लान बनाते हैं कि हम फेज वाइज डिप्लॉयमेंट करेंगे या माइग्रेट करेंगे, या एक साथ करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। रेडीनेस होता है उसका, सिस्टम को, एनवायरनमेंट को रेडी करना, नेटवर्क बनाना, हैंडशेकिंग करना, ये सब रेडी हो जाता है। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब है कि आप इस प्रकार से काम करते हो कि जो सेकंड एनवायरनमेंट है उसको वो अडॉप्ट कर सके। अगर आप ऑन प्रीमाइस से कोई चीज अगर कर रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो, तो जो क्लाउड है वो अडॉप्टेबल होना चाहिए उस चीज को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के लिए। राइट। जैसे गवर्न, यानी कि रूल्स, कंप्लायंस, ये आपके फॉलो होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब माइग्रेट होगा तो मेरे को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने कंपलसरी है। मैनेज और मैनेजेबल होना चाहिए वो सारा चीज, तब जा करके आपका ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और ये पूरा होता है। राइट। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पर इसका डिटेल्स देखते हैं अच्छे से। जैसे स्ट्रेटेजी, पहला पॉइंट जो था हमारा स्ट्रेटेजी, जिसमें बिजनेस गोल और ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टारगेट। यानी कि पहले आपका गोल रहता है ना, बिजनेस गोल, जिसमें कॉस्ट भी आता है, इसमें आपका रिवेन्यू जनरेट भी आता है। आपको टारगेट मतलब गोल तो डिसाइड डिसाइड करना होगा कि भाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, है ना? तो आपका गोल होना चाहिए। फिर इसके बाद प्लानिंग आता है, तो प्लानिंग में आपका एप्लीकेशन इन्वेंट्री हो गया, आपके एप्लीकेशन के छोटे छोटे सेक्शन बनाने पड़ते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ती है अलग अलग। डिपेंडेंसी को मैपिंग करनी पड़ती है कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ये मल्टीपल चीजों से डिपेंड है। ऑन प्रीमाइस में अगर आपका कोई एप्लीकेशन चल रहा है, उसको मैं अगर क्लाउड में लेके जाऊंगा, तो ऑन प्रीमाइस में पता चला है कि आपने और 3-4 एप्लीकेशन डाल के रखे, जिसके कारण आपका एप्लीकेशन अप है, वर्किंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको केवल लेके चले जाऊंगा क्लाउड में, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके डिपेंडेंसीज है, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है डिपेंडेंसीज को, और उसको भी साथ में प्लानिंग करना पड़ता है मूव करने का। रेडी का मतलब है कि लैंडिंग जोन। लैंडिंग जोन का मतलब ये होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कम समय में रेडी हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो क्लाउड है, आपने स्क्रिप्टिंग बना के रखी है, वो आपने ARM टेम्पलेट बनाया है, या आपने बाइसेप का टेराफॉर्म बनाया है, तो आप ARM टेम्पलेट से बहुत आसानी से 10 VM तैयार कर सकते हो, कुछ मिनट्स लगेंगे, 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर। तो लैंडिंग जोन मतलब जो बहुत ही जल्दी आपको मिनटों में काम करने की फैसिलिटी देता है। फिर आइडेंटिटी सेटअप आपका जो रहता है, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, या आपके और भी सिक्योरिटी लेवल की थिंग, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये यूज कर सकते हैं। नेटवर्किंग आपको रेडी करना है पूरा, हैंडशेकिंग वगैरह जो बताया मैं, IP सेक और अलग अलग टाइप के उसके है हैंडशेकिंग होती है। दो अलग अलग एनवायरनमेंट को जोड़ने के लिए नेटवर्किंग यूज किया जाता है। फिर एडॉप्ट, एडॉप्ट में जैसे कि माइग्रेशन हो गया पहला, कि आप माइग्रेट अगर कर रहे हैं तो अडॉप्टेबल होना चाहिए। राइट। और मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि आपको टेक्निक जो है मॉडर्नाइजेशन यूज करना है। एक एक दूसरी टेक्निक होती है लिफ्ट एंड शिफ्ट। तो लिफ्ट एंड शिफ्ट और मॉडर्नाइजेशन में अंतर है। लिफ्ट एंड शिफ्ट जनरली क्या होता है कि यहाँ पर जैसा है इसको उठा के वहां ले जाकर रख दो, आपने बस पोजीशन चेंज कर दी, जगह बदल दिया, बस प्लेस चेंज कर दिया। लेकिन मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है कि उसको हम और ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको बेहतर तरीके से जो वेल फॉर्मेट में रिस्ट्रक्चरिंग करके आप उसको आगे लेके जाते हैं, उसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। फिर गवर्नेंस में आपके कंप्लायंस और पॉलिसीज आ गई। तो जब भी कोई आपका मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर आपको कंप्लायंस और पॉलिसी
चेक करनी है कि सारी फॉलो हो रही कि नहीं, किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार की कोई ऐसी पॉलिसीज है ब्रेक तो नहीं हो रही है। अब बाद में अगर ऑडिट होगा तो ऑडिट फेल ना हो जाए। तो ऑडिट फेल नहीं होना चाहिए ना, उसी के लिए हम क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। इसके बाद है मैनेज। मैनेज में आपकी मॉनिटरिंग और ऑपरेशन, ये दोनों चीज आता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आपका काम चल रहा है, आपका डिप्लॉयमेंट चल रहा है या आपका माइग्रेशन चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, तब भी हम मॉनिटरिंग करते हैं और उसके बाद भी मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, हमेशा पड़ती है। राइट। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, ए बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेट 500 एप्लीकेशन यूजिंग सीएफ स्टेसेस। तो देखो 500 एप्लीकेशन को वो माइग्रेट कर रहे हैं, यानी बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ भी माइग्रेट होते रहते हैं। और कई बार एक सिंगल एप्लीकेशन बहुत बड़ा है तो हम उसको भी फेज फेज बाय फेज माइग्रेट करते जाते हैं। तो ये सब पॉलिसी डिफाइन करता है आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या एंटरप्राइज आर्किटेक्ट विद डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में पहले ये सब डिफाइंड होता है और देन उसके बाद ही ये एक्चुअल फंक्शनैलिटी पे उसको लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर आप देखोगे क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल डाटा सेंटर, ग्लोबल नेटवर्किंग, हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड पावर एंड कूलिंग। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्लाउड प्रोवाइडर की है। क्लाउड प्रोवाइडर मतलब क्या होता है? जैसे एजोर, AWS, GCP, ओरेकल, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर जो हमको क्लाउड की फैसिलिटी दे रहा है, जिसको हम पैसा दे करके क्लाउड को यूज कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट प्रोवाइडर, आपका जो बोलते हैं ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, कौन होते हैं? जियो, एयरटेल, BSNL, जो आपको इंटरनेट की सुविधा दे रहे हैं, आप पेमेंट उसको कर रहे हैं। ऐसी क्लाउड प्रोवाइडर आपके कौन हो गए? एज्योर हो गया, AWS हो गया, GCP हो गया, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर है। तो क्लाउड प्रोवाइडर जो रहता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो डाटा सेंटर देगा, नेटवर्किंग देगा, हार्डवेयर देगा, पावर देगा, कूलिंग देगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको देना ही पड़ेगा, आप उसका पैसा दे रहे हो, उसको चार्जेस दे रहे हो, राइट। कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आपको मतलब जो है एक्टिव डायरेक्टरी रखना, उसमें एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करना, और एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू सर्वर के अंदर वो जा सके, डाटा मतलब VM को एक्सेस कर सके, डाटाबेस को एक्सेस कर सके। लेकिन ये करना आपका काम है, एजोर का काम नहीं है। डाटा प्रोटेक्शन, आपको डाटा को प्रोटेक्शन करना है, एनक्रिप्ट करके रखना है, ये सारा भी आपकी जिम्मेदारी है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम जब एप्लीकेशन बना रहे तो उसमें JWT टोकन होगा, कहाँ पर नहीं होगा, है ना, लॉगिन करते समय आपका पासवर्ड कैसा होगा, ये सारा चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंप्लायंस कंट्रोल, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे, जैसे बताया कि इंश्योरेंस का बना रहे, तो हमें IRDA के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग का बना रहे हो तो आपको RBI के रूल को फॉलो करना होगा। तो ये कंप्लायंस कंट्रोल भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अब जैसे इसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे एजोर प्रोटेक्ट सर्वर, तो एजोर जो है प्रोटेक्ट करता है सर्वर को, यानी आपको डैमेज होने नहीं देगा, कूलिंग करके रखेगा, सब उसकी जिम्मेदारी है। इंटरनेट एनी टाइम प्रोवाइड रहेगा, अवेलेबिलिटी रहेगी, हाई अवेलेबिलिटी है, एनी टाइम अवेलेबल रहेगा, सर्वर अप रहेगा हमेशा। ये सब जिम्मेदारी एजोर की है। लेकिन अगर आपने कोई वीक पासवर्ड डाल दिया और किसी ने जाके सर्वर के अंदर घुस के उसको डिलीट कर दिया, एजोर बोलेगा भैया मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपने पासवर्ड ही डाल दिया 1 2 3 4 5 6, और कोई दूसरे व्यक्ति ने उसको डाल दिया, वो अंदर चला गया और जा करके कोई डाटा वाटा डिलीट कर दिया, पूरा मैनिपुलेट कर दिया। तो वो जिम्मेदारी हमारी कौन सी है, कौन सी सर्वर की प्रोवाइडर की है? तो ये डिफाइन यहाँ पर हो गया। तो आप अगर क्लाउड यूज कर रहे हो तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, राइट। तो ये थिंकिंग आपको आर्किटेक्ट लेवल पे आती है। आप देखते हैं लैंडिंग जोन। लैंडिंग जोन क्या है? तो लैंडिंग जोन मतलब जो आपको बड़ी आसानी से काम करने के लिए फैसिलिटी देता है। आप कुछ मिनट के अंदर ही अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई मैनेजमेंट की हिरारकी है, नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी बेसलाइन है, पॉलिसी है, मॉनिटरिंग है, कॉस्ट टैगिंग है, और ये सारा चीज हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट के द्वारा, ऑटोमेशन के द्वारा। तो जब कोई डेवलपर हायर होता है और उसको हमको एक्सेस देना रहता है, तो वो रिक्वेस्ट डालता है कि सर मुझे डाटाबेस का एक्सेस दे दो, मुझे एक VM दे दो काम करने के लिए। तो जैसे अप्रूवल होता है, उसके बाद तुरंत उसको मेल आता है कि ये आपके क्रेडेंशियल है, आप लॉग इन करो, आपका काम चालू करो। ये इतना फास्ट है क्योंकि हम लैंडिंग जोन में काम करते हैं, यानी आपको कुछ ही मिनट में आपका एनवायरनमेंट मिल जाता है काम करने के लिए। तो फास्टर ऑनबोर्डिंग है, बहुत तेजी से आपको ऑनबोर्डिंग मिल जाती है। कंसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट है, पाइपलाइन लगी हुई है, कोड लगा हुआ है, कोड के द्वारा हो रहा है। सिक्योरिटी कंप्लायंस ऑलरेडी, जब क्लाउड
डिजाइन कर रहा था ना एंटरप्राइज आर्किटेक्ट या सीनियर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, तो उस समय वो कंप्लायंस वगैरह रूल्स वगैरह सारे डाल दिया था। तो बाद में अगर कोई डेवलपर आ रहा है काम कर रहा है तो वो कंप्लायंस ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल काम नहीं है, ऑटोमेटेड है। तो ऑटोमेटेड में वो उस कंप्लायंस के अकॉर्डिंग ही सर्विस बनाते चले जाएगा। ऑपरेशनल स्टैंडर्डाइजेशन कर देता है, क्योंकि वो सब ऑटोमेशन कर रहा है, और ऑटोमेशन में स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है। मैनुअल करने पे आप गड़बड़ कर सकते हो। अलग अलग डेवलपर को अगर काम करने दिया जाए तो उनका काम करने में डिफरेंट आ सकता है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, ये क्या बोलते हैं, मूलभूत सिद्धांत है एंटरप्राइज आर्किटेक्ट का, कि वो इसको फॉलो करना ही करना है उसको। जीरो ट्रस्ट यानी कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, हर चीज को मैं वेरीफाई करूंगा। तो इसके कोर प्रिंसिपल क्या है, वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, यानी कि आपको हर चीज को वेरीफाई करना ही है, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। लिस्ट प्रिविलेज, कम से कम एक्सेस देना है जिससे उसका काम हो जाए। कोई डेवलपर बोलेगा कि सर मुझे वो डाटा देखना है बोल रहा है, तो मैं उसको रीडर का एक्सेस दूंगा, जा भैया तू देख रीड कर। मैं उसको कंट्रीब्यूटर का दूंगा ही नहीं। लेकिन का डेवलपर बोलेगा कि सर मुझे कंट्रीब्यूटर का चाहिए, मुझे डाटा चेंज करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो तू कंट्रीब्यूटर का ले ले, रीडर का कंट्रीब्यूटर का दोनों तेरे को मिल गया। लेकिन अगर कोई एडमिन आएगा बोलेगा सर मुझे तो पूरा डिलीट करके नया बनाना पड़ेगा, मैं एडमिन हूँ, मेरे को पूरे ये काम ही करना है, जैसे डेवॉप्स इंजीनियर आ गया, तो डेवॉप्स इंजीनियर का तो मुझे एडमिन राइट देना पड़ेगा। वो रिसोर्स को डिलीट भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, मॉडिफाई तो कर ही सकता है। तो इस प्रकार का, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा, लिस्ट प्रिविलेज मतलब कम से कम देने की कोशिश करना जिसमें उसका काम हो जाए, ज्यादा नहीं देना लेकिन। राइट। एज्यूम ब्रीच, मान के चलना है कि भाई हमारा जो हैकर्स है वो हमारे साथ ही रहते हैं और हमें उससे बचाना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि ब्रीच हो ही नहीं सकता, या ब्रीच जो मतलब जो करने वाला है वो बहुत दूर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। तो आपको उसको हम एज्यूम करेंगे तभी उसी प्रकार से हम सिक्योरिटी दे पाएंगे। राइट। इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तो क्या क्या रहता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो एक्टिव डायरेक्टरी मस्ट है। एक्टिव डायरेक्टरी अभी पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं ओपन आईडी ऑथेंटिकेशन या SSO ऑथेंटिकेशन, तो ये याद रखना, एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन। डिवाइस कंप्लायंस, डिवाइस कंप्लायंस भी आजकल बहुत चल रहा है। आपके डिवाइस वगैरह जो रहते हैं उसका कंप्लायंस उसको स्टोर करके रखा जाता है कि हाँ ये आप इस डिवाइस से लॉगिन कर रहे हो, तो अगली बार वो रिमाइंड करा देता है। अगर आप नए डिवाइस से लॉगिन कर रहे हो तो आपको तुरंत मेल ट्रिगर हो जाता है कि आपका लॉगिन जो है दूसरे डिवाइस से यूज हुआ है। सिक्योरिटी सेगमेंटेशन इसमें सेट करके रखते हैं। नेटवर्क सेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, नेटवर्क सेगमेंटेशन मतलब कौन सा नेटवर्क प्राइवेट होगा, कौन सा पब्लिक होगा, और उसके आर्किटेक्चर को पूरा वेल डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इसमें रखते हैं, आपके जितने रिसोर्स है वो सारी मॉनिटरिंग रहती है, और अलर्ट सिस्टम भी लगा रहता है। अगर कहीं कोई एनोमली डिटेक्शन हो गया, कहीं कोई एपीआई फेल हो रही बार बार, तो आपको मेल आ जाएगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वही एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन मैंने बोला, इसके लिए यूज किया जाता है। तो इवन इंटरनल एम्प्लॉइज मस्ट पास MFA, अगर मान लो आपके एम्प्लॉय लॉग इन कर रहे हैं तो आप MFA कंपलसरी कर दो। बाहर के यूजर के लिए आप बोल सकते हो कि भाई तुम यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करके काम कर सकते हैं, हालांकि MFA सबके लिए जरूरी है आज की डेट में जितनी हैकिंग चल रही है। फिन ऑप्स में अगर जाते हैं तो फिनेंशियल ऑपरेशंस को हम फिन ऑप्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फोकस एरिया, जैसे कि विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है फिनांस का, CFO, चीफ फिनांस ऑफिसर। CFO सबसे बड़ा हेड होता है पूरी कंपनी का, फिनांस के फील्ड का सबसे बड़ा मतलब सबसे बिग पोजीशन जो होती है ना CFO की होती है। उसके नीचे फिर बहुत सारे अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। तो वो जब आपसे विजिबिलिटी मांगता है कि भाई ये प्रोजेक्ट ABC इसका मंथली कॉस्ट कितना आ रहा है, तो आपको तुरंत देख के बताना है। लेकिन अगर आपने ऐसा ऑर्गेनाइज किया हुआ है प्रॉपर, तभी आप बता पाओगे। अगर पूरा हौच पौच हो गया, मिल गया, आपने मैनेज ही नहीं किया, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपने सारे रिसोर्स बना डाले, एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट के रिसोर्स बना दिए, तो आप तो डिफाइन ही नहीं कर सकते कि किस प्रोजेक्ट का कितना बजट हो रहा है, किसका कितना कॉस्टिंग आ गई, ये इनवाइस को किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप नहीं कर सकते। तो विजिबिलिटी आपकी जो है खत्म हो जाएगी। एलोकेशन, आपको प्रॉपर एलोकेशन करना रिसोर्स को, ठीक है, टैगिंग वगैरह भी करके रखना है। ऑप्टिमाइजेशन, आपको मतलब ऑप्टिमाइज करना है, कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज करना है, देन रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना है। तो रिसोर्स भी ऑप्टिमाइज करोगे तो कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी होता है, और कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए
जैसे शटडाउन वगैरह बताया मैं, वीकेंड में शटडाउन कर दो कई सर्विसेज को। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मैं हर प्रोजेक्ट के लिए एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर दिया, और एक एक सब्सक्रिप्शन मैंने एक एक मैनेजर को ऑनर बना दिया कि भाई तू इसका ऑनर है, इसका अगर बिल आएगा जनरेट होगा तो तू एक्सप्लेन करेगा सीएफओ को। तो ये ऑनरशिप जो है रहती है, अकाउंटेबिलिटी, ये हमें डिफाइन करके रखते हैं। की प्रैक्टिस में देखते हैं हम रिसोर्स टैगिंग। टैगिंग का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल के रखते हो ताकि आपको पता चल सके कि ये रिसोर्स किसने बनाया था, क्यों बनाया था, कब बनाया था, या किस लिए यूज हो रहा है, किस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है। तो बहुत सारी टैगिंग करके रखते हैं, तो बाद में कई दिनों बाद, कई महीनों बाद भी अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भाई ये क्या काम कर रहा है, तो वो टैगिंग देख के बता सकते हैं कि भाई ये इसका क्या काम है। बजट ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर महीने जो आपकी इनवॉइस जनरेट होता है तो पहले उसको ट्रैक करना है, एनालिसिस करना है कि हाँ सब बजट एकदम वही आया, प्रॉपर आया जितना हमने एज्यूम किया था। अगर ज़्यादा आया तो क्यों ज़्यादा आया, क्या रीज़न है, और ये सब आइडेंटिफाई करके फिर आपको पेमेंट कर देना। ऑटो शटडाउन, जैसे वीकेंड में मैंने बताया कि उन सर्विस को बंद कर दो जिससे आपका कॉस्ट बच सकता है। कॉस्ट फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है, मैं लगा के रखता हूँ। तो मैं जब भी लॉगिन करता हूँ ना तो मैं फोरकास्टिंग देखता हूँ कि इस महीने मेरा बिल कितना जाने वाला है। फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्ट करता है कि मेरा बिल 40,000 तक जाएगा। तो वो जब महीने का आखिरी आता है, 30 तारीख, 31 तारीख आती है, तो मैं देखता हूँ कि 40,000 तक ही बिल आता है। तो ये फोरकास्टिंग जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, हमको नजर रहती है कि हमारा कॉस्ट कितना आ सकता है। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में आप देखोगे कि जैसे ये सेल्फ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं ऑटोमेशन के द्वारा। गोल्डन टेम्पलेट, यानी आपकी रूल्स पॉलिसीज ये सब फॉलो होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होता है, क्योंकि आप टेम्पलेट यूज करते हैं किसी रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए, मैनुअली नहीं करते हो बार बार। सिक्योरिटी गार्ड रेल्स, यानी कि आप इसमें सिक्योरिटी फॉलो कर रहे हो, आप इसमें सिक्योरिटी के रूल्स अप्लाई कर रहे हो कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सारा चीज आप इसमें पॉलिसीज लगा रहे हो। ऑब्जर्वेबिलिटी आप इसमें लगा रहे हो, यानी कि आप इसको जब ऑब्जर्व करते हो और तो आपको एनोमली डिटेक्शन इजीली हो जाता है। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ अचानक ज्यादा हो गया, तो ये सारी चीज आप पकड़ सकते हो अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड फास्टर डिलीवरी, तो डिलीवरी आपका फास्ट होगा क्योंकि आप ऑटोमेशन यूज कर रहे हो। जैसे पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस क्या होता था कि अगर कोई डेवलपर को कोई वीएम की जरूरत है, तो वो क्या करता था, टिकट जनरेट करता था, फिर अप्रूवल के लिए मेल डालता था, फिर वेट करता था, काफी समय बाद उसको फिर वीएम कोई बना करके देता था। बट अगर प्लेटफॉर्म मॉडल में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप जस्ट आपको वीएम चाहिए, आप क्लिक करो, थोड़ी देर बाद डिप्लॉय हो जाएगा और आपको मिल जाएगा विद इन 1 मिनट, ज्यादा हुआ तो 5 मिनट, है ना। तो वो 1 से 5 मिनट के अंदर आप उसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म मॉडल जो होता है, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, आपको बहुत तेजी से सुविधा देती है काम करने के लिए। डेवलपर अपने चेयर पे बैठा है और उसने जस्ट रिक्वेस्ट की है, और 5-10 मिनट के अंदर उसको सब कुछ मिल गया और वो डायरेक्ट वो काम करना स्टार्ट कर सकता है। तो ये सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। SRE, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, ये क्या होता है? साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग भी बहुत जरूरी होता है। इसमें देखो कोर कॉन्सेप्ट क्या क्या है। SLA मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यानी कोई कंपनी, कोई प्रोवाइडर अपने कस्टमर को प्रॉमिस करता है। जैसे एजोर है, एजोर एसएलए क्या देता है कि एजोर एसएलए देता है कि भाई मेरा जो सर्वर है वो 99.95% अप रहेगा। तो वो उसको बोलते हैं एसएलए, जो एग्रीमेंट मतलब कर रहा है या भरोसा दिला रहा है अपने कस्टमर को। SLO, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जब टीम डेवलपमेंट करती है तो उनका जो आर्किटेक्ट होता है वो उनको टारगेट देता है कि आपको इस लेवल का काम करना है, एक ऑब्जेक्टिव देता है, और उसको पूरी टीम फॉलो करती है, उसको बोलते हैं SLO। एरर बजट क्या होता है? एरर बजट का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर टारगेट दिया 99.95, यानी कि इसमें 0.05% क्या है, एरर बजट है। यानी हम मान के चल रहे हैं कि भाई 0.05 एरर आ सकती है, या थोड़ी देर के लिए सर्वर बंद हो सकता है, बट इतने कम समय में वापस अप हो जाएगा। फिर मॉनिटरिंग, आपका मेन चीज है कि आपको सब मॉनिटरिंग की फैसिलिटी मिल रहा है। और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, यानी कि अगर कोई इशू आ जाता है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को आप मेल डालते हो, टिकट जनरेट करते हो, तुरंत वो उसको रिस्पॉन्स देता है और उसको वहां की टीम आकर के उसको फिक्स करती है।
तो ये आपका जो होता है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग का रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप भरोसा करते हो। आपको भरोसा दे रहा तभी तो आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तभी तो आप अपना इतना बड़ा सॉफ्टवेयर उसमें डिप्लॉय करके अपने कस्टमर को भरोसा दे रहे हो कि हाँ भाई मैं एजोर क्लाउड भी यूज कर रहा हूँ, आपका मेरा एप्लीकेशन हमेशा चालू रहेगा, बंद नहीं होगा, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहेगी। तो ये सारा चीज आप प्रॉमिस कर लेते हो। थोड़ा सा टाइम हो रहा है, एक दो स्लाइड है, मैं इसको खत्म कर लेता हूँ। अब देखते हैं गवर्नेंस मॉडल। गवर्नेंस मॉडल तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं। सेंट्रलाइज मॉडल का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एक सेंट्रलाइज टीम होती है जो पूरे क्लाउड के सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन करती है, राइट। लेकिन उसको जो अलग अलग टीम होती है, डेवलपमेंट टीम जो अलग अलग कंट्री में हो सकती है, अलग अलग स्टेट में हो सकती है, तो उसको वो काम करने के लिए देती है कि भाई ठीक है, तुमको मैं सब्सक्रिप्शन बना के दे दिया, तुम काम करो। लेकिन जो सिक्योरिटी है, जो पॉलिसीज है, जो कंप्लायंस है, वो सेंट्रल टीम उसको मैनेज करेगी। फेडरेटेड मॉडल का मतलब क्या होता है कि भाई आप डायरेक्ट ही किसी को सब्सक्रिप्शन बना के दे दिए कि भाई मैं, तुम्हारी टीम कहाँ बैठी, दिल्ली में बैठी है, मैं एक सब्सक्रिप्शन दे देता हूँ, अब आप रिसोर्स बनाओ, आप खुद ही पॉलिसी डिफाइन करो, खुद ही सिक्योरिटी डिफाइन करो और काम करो, हमें कोई लेना देना नहीं। और अलग अलग टीम को अलग अलग आजादी दे दी है, इंडिपेंडेंट टीम काम कर रही है, तो उसको फेडरेटेड बोलते हैं। और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि हाइब्रिड का मतलब है कि सेंट्रल टीम जो रहती है वो तो पूरा मैनेज करती है और आपको इनोवेशन करने के लिए सेपरेट स्पेस भी देती है। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि सेंट्रल टीम मैनेज करती है और सेंट्रली डेवलपमेंट होता है, आप अलग से कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो ये आपको एक्सेस बस देता है। लेकिन हाइब्रिड में क्या होता है कि आपको पूरा एक स्पेस दे देता है, सब्सक्रिप्शन दे देता है, आप वहां पर खुद के रिसोर्स बनाओ जितने आपको चाहिए, जब चाहे हटा दो, कोई इनोवेशन करना, R&D करना है, सब करो, आपको आजादी रहता है। लेकिन सिक्योरिटी मेंटेन कौन करता है? सेंट्रल टीम। सेंट्रल टीम उसके कोर जो फंक्शनैलिटी रहती है, कंप्लायंस वगैरह, सिक्योरिटी, उसको हैंडल करती है। तो ये तीन प्रकार के मॉडल होते हैं। तो कंपनी आपकी कैसी है, MNC कंपनी कौन सी है और कैसा मॉडल दे रही है, ये आपको डिसाइड करना रहता है। तो एंटरप्राइज ऑपरेटिंग मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटरप्राइज ऑपरेटिंग मॉडल कुछ नहीं है, यही जो एंटरप्राइज लेयर्स होते हैं ना, जैसे बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट बिजनेस स्टडी को पहले स्टडी करता है, आपका डोमेन क्या है, आपकी कंपनी क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, गवर्नेंस कैसे करेंगे हम पूरा पूरा एप्लीकेशन के ऊपर। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग मतलब आप ऑटोमेशन को यूज कर रहे हो कि आपके रिसोर्स बहुत तेजी से काम कर सके, उसको वेट ना करना पड़े कोई कनेक्शन के लिए, एक्सेस के लिए, वो आपको तुरंत प्रोवाइड करेगा। एंड सिक्योरिटी वो पहले से वेल डिफाइंड रहती है। एप्लीकेशन टीम्स, टीम्स बनी रहती है एप्लीकेशन की अलग अलग, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड रहती है। एंड ऑपरेशंस टीम होती है जो इसको पूरा हैंडल करती है। तो ऑपरेटिंग मॉडल जो है एक डिजाइनिंग है, एक्चुअली क्लाउड मतलब बोला जाए एक ऑपरेटिंग मॉडल है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? बिजनेस डिफाइन प्रायोरिटी, आर्किटेक्चर डिफाइन स्टैंडर्ड, इंजीनियरिंग बिल्ड प्लेटफॉर्म, ऑपरेशन रन सर्विसेज और सिक्योरिटी प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। तो आप कभी भी आप जब क्लाउड में काम करेंगे तो आप ये मान के चलो कि आपको ऑपरेटिंग मॉडल में काम करना है, ना कि डायरेक्ट क्लाउड में काम करना है। तो ऑपरेटिंग मॉडल में आप समझ जाओ आपको आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी और आपको आर्किटेक्ट को वेल डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके की देख लेते हैं हम। आर्किटेक्चर बिफोर डिप्लॉयमेंट, सॉरी, आर्किटेक्चर बिफोर डिप्लॉयमेंट मतलब आपको क्लाउड में कुछ भी काम करने से पहले आपको आर्किटेक्चर बना लेना है, पूरे डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर कर लेना है। सिक्योरिटी बाय डिजाइन, आप जब डिजाइन कर रहे हो ना डॉक्यूमेंट में, तो अभी सिक्योरिटी डिफाइन करनी है। आप कोई चीज बना रहे हो क्लाउड के अंदर और फिर आप उसमें सिक्योरिटी लगा रहे हो, ऐसा नहीं, पहले से प्री डिफाइंड रहेगा। कॉस्ट अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंट में ही लिखा रहेगा, आपको कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है। ऑटोमेशन फर्स्ट, ये मैं पहले ही बताया कि ऑटोमेशन ही यूज करना है, मैनुअल काम नहीं करना है बिल्कुल। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग आपकी बहुत पावरफुल होना चाहिए। कुछ भी अगर गलत होता है, कोई सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर पे लोड आ गया, तो आपको तुरंत अलर्ट मैसेज आ जाता है। और बिजनेस अलाइनमेंट, आपका बिजनेस अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पैसा खर्चा कर रहे हो तो आपका बिजनेस अलाइनमेंट तो होना ही चाहिए। तो फाइनल कोड इसको पढ़ लो, क्लाउड इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इज एन ऑपरेटिंग मॉडल। तो मैंने बताया, हमेशा याद रखो कि आपको क्लाउड को एज ए ऑपरेटिंग मॉडल ही यूज करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल डिलीवरी आप दे सकते हो। थैंक यू टीम।